वक्त आउट करेंगे। चलिए ये अगर इस तरह के पोस्टर्स लगाएंगे, इस तरह से बदमाशी करेंगे तो उसका जी ठीक। मैं थोड़ा आऊंगा, मैं दर्शकों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। दर्शक देखें, ये भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल है जिस पर 6.38 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब तक 56,000 वीडियो पड़ चुके हैं। अभी इन्होंने 21 मिनट पहले एक प्रधानमंत्री का सेशेल्स से एक वीडियो डाला है, 39 लोगों ने देखा है 21 मिनट में। 1 घंटे पहले 49 मिनट पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आया है, 69 लोगों ने देखा है। फिर ये 1 ओपी का एक आया 152, प्रधानमंत्री का एक हिंद महासागर का नया विजन 125, 228, 98, 646, 5 घंटे पहले 180, 5 घंटे पहले 155, 458, 140, 458, 684, 364। अब हम आपको लाइव प्रोग्राम के दिखा देते हैं जो इनके पड़े हैं। 1 घंटे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 629 लोगों ने देखा। 3 घंटे पहले प्रधानमंत्री को 112 लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री की 6 घंटे पहले एक लाइव हुई, 2100 लोगों ने देखी। 8 घंटे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1500 लोगों ने, प्रधानमंत्री की मन की बात 11,000 लोगों ने, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले 12,000 लोगों ने, 3 दिन पहले जेपी नड्डा को 2300 लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले 11,000 लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस 13,000 लोगों ने, पीएम का एक लाइव रिपब्लिक पर जो समिट हुई उसे 5 दिन पहले 52,000 लोगों ने। मतलब बीजेपी पर कोई वीडियो अभी 8 दिन के अंतराल में 1 लाख लोगों ने नहीं देखा। यह मैं सार्वजनिक दिखा रहा हूं और दर्शक इसे देखें और विचार करें कि यह हाल है भारतीय जनता पार्टी का, उसे देखने वालों का। मैं तो तथ्यों और प्रूफों पर बात करता हूं। फिर वोट कहां से आता है? सबका सफाया हो जाता है, कोई जीतता नहीं, सब हार जाते हैं, एक तरफा जीत होती है। कहां से लाते हैं ज्ञानेश कुमार वोट? यह पूछना चाहिए इस देश की जनता को, इस देश के आम जनमानस को। कौन से ग्रह से वोट करने वाले लोग आते हैं जब सोशल मीडिया सबका बहुत स्ट्रांग है, सबको अच्छी तरीके से देख रही है, तब इन्हें नकार रही है। अश्विनी मिश्रा जी, क्या हाल है? अब तो मैंने प्रूफ दिया है, कोई इसमें मेरा अपना नहीं है। ये यूट्यूब चैनल भारतीय जनता पार्टी का है और प्रधानमंत्री की मन की बात देखने वाले 6.38 मिलियन। ये देखिए, मैं बड़े करके दिखा देता हूं कितने हैं। ये दिख रहे हैं आपको 6.38 मिलियन। और इसमें मन की बात सुनिए 11,000 लोगों ने। ये देखो, ये देखिए जी। अब इस सच्चाई को कैसे नकारा जा सकता है? क्यों नहीं समझ रहा है इस देश का एक एक नागरिक कि सत्ता आपके वोट से नहीं बन रही है, सत्ता आपके वोट से नहीं चुनी जा रही है। सत्ता को चुनने का केंद्र दूसरा है, सत्ता कहीं दूसरी जगह से चलाई जा रही है और आपको एक अपने वोट के अधिकार की चुनी हुई सरकार नहीं मिल रही है और इसीलिए उसे आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आज 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भारत में कारोबार करने का मौका मिला क्योंकि हमारी तो कोई भी यूनिवर्सिटी 400 500 तक नहीं है। यह सबूत है। और क्या इस तरीके की डिबेट है टीवी चैनल कराता है? क्या इस तरीके के प्रोग्राम रखता है? अश्विनी जी। जी मिश्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी बार बार घुसपैठिया बोलते रहते हैं, बट देखा जाए जनता ये बात समझने लगी है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़े घुसपैठिए ये खुद हैं। ये पार्लियामेंट में घुसपैठ करके बैठे हैं। ये पार्लियामेंट में जनता के मैंडेट से सरकार नहीं बनाई है, इन्होंने वोट चोरी करके बनाई है। ये देश के सबसे बड़े घुसपैठिए हैं जो पार्लियामेंट में घुसपैठ करके बैठे हैं और ये बात करते हैं घुसपैठियों की, क्योंकि ये बात माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत बार
साबित की है। बहुत बार राहुल गांधी जी ने ज्ञानेश कुमार को एक्सपोज किया है। उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का वोट कैसे भी काटा जा सकता है। आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन डाल दीजिए जिसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, कोई वैलिडेशन नहीं होता, वोट कट जाता है। मैं एक इंजीनियर हूं, एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, और मैं इसको समझता हूं कि मैं चाहूं तो एक प्रोग्राम लिख दूं और सब लोगों का वोट काट सकता हूं। ये बात ज्ञानेश कुमार को भी समझ में आई, और कैसे उससे पहले तो कैसे मिली भगत चलती होगी, पर उन्होंने राहुल गांधी जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी प्रोसेस में तब्दीली कर दी और बोल दिया कि अब वेरीफाइड फोन नंबर आधार से लिंक मैंडेटरी होगा वोट डिलीशन के लिए। तो हर लेवल पर चुनाव चोरी करने की, वोट चोरी करने की कवायद होती रही है। आप देखें, चुनाव जो है मिश्रा जी, 3 प्रक्रिया होती है चुनाव में। पहले वोट जोड़ने घटाने का काम, वो राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया कि कैसे वोट जोड़े जाते हैं, कैसे घटाए जाते हैं। हमने बंगाल में देखा, हमने बिहार में देखा। दूसरी प्रोसेस होती है जब वोट डालने जाओ तो कैसे एक एक व्यक्ति 10-10 वोट डालता है। माननीय राहुल गांधी जी ने यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बिहार में कैसे ट्रेनें भर भर के वोट डाले गए, बंगाल में कैसे ट्रेनें भर भर के गुजराती लोग भेजे गए वोट डालने के लिए। और तीसरी प्रक्रिया होती है जब वोट गिने जाते हैं, जब ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, ईवीएम की काउंटिंग में छेड़छाड़ होती है। वो भी हमने रिसेंट में देखा, कैसे बंगाल में काउंटिंग डिले कर दो आप, कैसे आप 50% 40% काउंटिंग हो रही है शाम को 4 बजे 5 बजे तक, और मोदी जी 1 बजे ही विक्ट्री डिक्लेयर कर करके कार्यालय पहुंच जाते हैं। तो ये तो हमने बार बार देखा, और माननीय राहुल गांधी जी ने बार बार ये एक्सपोज किया है मिली भगत को। अब ये जनता के ऊपर है कि जनता इस मिली भगत को समझे, आंदोलन करे, राहुल गांधी जी के साथ रोड पे जुड़े, सड़क पे जुड़े, और दिखाए इस सरकार को। क्योंकि इस सरकार को अगर आपको हटाना है तो आपको लड़ना होगा, माननीय राहुल गांधी जी के साथ लड़ना होगा। क्योंकि जो संस्थाएं हैं वो अब बिक चुकी हैं। वो संस्थाएं जो देश के संविधान की कसम खा करके आपके अधिकार को सुरक्षित करती थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ पीएमओ के अधिकार को सुरक्षित करने में लगी हुई हैं। जी अश्विनी जी, बिल्कुल। मैं फिर ले आया नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल, इसे भी दिखा देते हैं, इसके भी दर्शन आप सबको करा देते हैं। इस पे 30.8 मिलियन यानी 3 करोड़ 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। आइए यात्रा करते हैं नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल की। 42 मिनट पहले 533 व्यूज, 1 घंटा पहले 6 से 33 व्यूज, 1 घंटा पहले 477, 410 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले 400, 886, 581, 950, 384, 446, 578, 381, 661, 733, 1300 और 4700, 1712। मतलब अभी तक हमें कोई 5000 का वीडियो नहीं मिला। ये मिला 5 दिन पुराना, 12,000, 40,000, 5800, मिश्रा 11,000। जी, अगर इनके सारे विधायक और सांसद ही वीडियो देख लें मोदी जी का, तो भी शायद इससे ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। तो मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं और इनको नहीं देखते हैं। जी नहीं, मैं लाइव का और दिखा दूं दर्शकों को ताकि किसी का भ्रम न रहे। 3 घंटे पहले 18,000, 6 घंटे पहले 23,000, 7 घंटे पहले 9,000, 8 घंटे पहले मन की बात सिर्फ 1 लाख लोगों ने देखी है, इज्जत बचा ली। यहां मोदी के साथ 4,500, 18,000, 17,000, 49,000, 71,000। जो रिपब्लिक पर प्रोग्राम हुआ वो 4,21,000 ने देखा है बस। अब आप बताइए, सबसे हाईएस्ट फिलहाल वही है। 10 दिन लगभग 15 दिन में फिलहाल हाईएस्ट वही है। अब आप अंदाज लगाइए और दर्शक भी बताएं। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, बाद में हमसे कहो कि ये नहीं वो नहीं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। प्रबल जी अब क्या कहेंगे दोनों चीजें देख के? मैंने आपको वही बताया जो वो वीडियो में जो साथी टैक्सी ड्राइवर ने जो बोला है वह जनता की आवाज। अब मैं तो कहूंगा बार बार उसको सुनवाइए। बैनर फाड़ना एक विषय है, हमने एक विषय का काम किया, हमने फाड़ा, लेकिन खड़ा हुआ आदमी हमारे समर्थन में आया और उसने बोला कि महंगाई है। उसने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बड़े हो गए, हम लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ये हम बर्बाद हो गए।
तो आप उसके बाद आप आशा करते हैं कि लोग नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? किस लिए सुनेंगे? झूठ सुनने के लिए। झूठ सुन चुके लोग 12 साल। लोगों को पता चल गया चंदा चोर है। महंगाई आज $110 था तो इन्होंने सब रेट बढ़ा दिया बैरल तेल, कच्चा तेल। आज $70 से नीचे है कच्चा तेल का बैरल। तो दाम कम क्यों नहीं हो रहा है? किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? ये सवाल क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा? ये सवाल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उठा रहे, इसलिए तुम इस तरह के बैनर्स लगा रहे, उनको अपमानित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। इससे तो परेशान नहीं हो रहा है, अपमानित कर रहे। खुद चंदा चोरी के खुद गजनबी बन गए हो। जैसे सोमनाथ के मंदिर को गजनबी ने लूटा था, सोना लूट लिया था, वैसे ही आधुनिक भारत के नरेंद्र मोदी गजनबी हैं, मोहन भागवत गजनबी हैं, चंपत राय गजनबी हैं, निपेन मिश्रा गजनबी हैं, अनिल मिश्रा गजनबी। इन सब ने मिलकर राम मंदिर से हजारों करोड़ रुपए की लूट, 40% तो कंस्ट्रक्शन में लूट है। और उसका पैसा कहां गया? उसका पैसा आरएसएस का जो कार्यालय बना है झंडे वाला, उसमें लगा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नया कार्यालय के सामने एक नया फ्रंट में एक और बड़ा कार्यालय बना है, वहां पे लगा है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? देश के सारे मंदिरों पे आपने कब्जा कर लिया। वहां से आप जो है हर चढ़ावे को चोरी कर रहे हो। हर जगह आरएसएस अपना आदमी बैठा रहा, हर बड़े मंदिर पे से लेके छोटे मंदिर। क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा? मैं तो कह रहा हूं बार बार उस वीडियो में वो आदमी का भी जिक्र देख, और ये ईश्वरी कृपा होती है, ये ईश्वरी कहे, ये प्रकृति की कृपा। हमने तो बुलाया नहीं उसे, वो खुद खड़ा था, खुद आया, खुद बोला। ये बड़ी बात है कि लोग, अब जनता जो है खड़े होकर बोल रही है। ज्ञानेश कुमार चोरी कर ले, चोरी करवा के सरकार बनवा सकते हैं, लेकिन दिलों पर राज नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी। लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी से चुनाव जीते। कोई एक ड्राइवर की बात नहीं, ऐसे सैकड़ों लाखों ड्राइवर घूम रहे हैं, उनका परिवार है। जिसको खाने को आज नहीं है, जिसके बच्चे परेशान हो रहे होंगे, क्या वो नरेंद्र मोदी को अच्छा बोलेगा? अरे अडानी अंबानी कह ले, उनका चैनल कह ले, इस तरह के बैनर्स लगा दे रहे हो। बैनर लगाओगे फाड़ जाए। अब प्रशासन कैसे बैनर रखने दे रहा है? अगर नरेंद्र मोदी के बारे में अगर बैनर होता तभी तक एफआईआर दर्ज हो गई। और जो आदमी लगाए उसको पकड़ लेते, पब्लिशर को भी पकड़ लेते जिसने बैनर लगाए। लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, आप उसका अपमान करवा रहे हो। खुद तो सेशंस चले गए। सेशंस क्या है? टैक्स हेवन है, टैक्स चोरी का सबसे बड़ा केंद्र है। आप अडानी के सारे धन को व्हाइट धन में, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कराने का काम कर रहे हो वहां पे सेशंस में जाके। बस ये मैं बोलना चाह रहा था जी। धन्यवाद। अश्विनी मिश्रा जी, बहुत कुछ प्रबल जी ने कहा और प्रबल जी का वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है। और उसमें जो टैक्सी ड्राइवर की बात है, जिसे बार बार प्रबल जी इंगित कर रहे हैं, वो बहुत गंभीर है सवाल। और ये अकेले टैक्सी ड्राइवर की आवाज नहीं है। आपने अभी देखा, आपके यहां आप रहते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, उसके सामने अभी आपने देखा 1 महीने पहले मजदूरों ने क्या तांडव मचाया, कैसे भगदड़ मची। इसका मतलब मजदूर परेशान है। युवा धरने पर बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। पूरे देश में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। लोग लठ खा रहे हैं, पानी कैनन की बौछारें झेल रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है इस देश में? क्या आपको लगता है कि सब कोई संतुष्ट है, फिर जबरदस्ती कोई बवाल कर रहा है? मिश्रा जी, मैं कुछ आंकड़े देता हूं। इस सरकार के लिए ये देश जो है वो केवल 10% भारतीयों का है, क्योंकि इस सरकार के लिए वो 10% लोग ही महत्वपूर्ण हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पैसा कमाते हैं, जो इस सरकार के मित्र हैं। बाकी 90% भारतीयों को ये हिंदुस्तान सरकार जो है हिंदुस्तानी मानती नहीं, भारतीय मानती ही नहीं। यही कारण है कि देश की 1% आबादी देश की 40% वेल्थ को ओन करती है।
देश की 10% आबादी देश की 65 से 70% वेल्थ को ओन करती है। 90% लोग देश के महज 30% वेल्थ को ओन करते हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम घाना से बदतर है। इसका मतलब है कि वो 90% लोग जिनकी जिंदगी इतनी बद से बदतर हो गई है, ये कहने को तो रोज नई स्कीम लाते हैं कि 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इतने करोड़ लोगों को इन्होंने पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा दिया, इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। बट मिश्रा जी, सच्चाई यही है कि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना महंगा हो गया है कि गरीब व्यक्ति कोई पढ़ा नहीं सकता। हम और आप जानते हैं, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग की, आपको पता है कितनी फीस होती है इंजीनियरिंग की और कितनी सैलरी मिलती है। पहले हमारे लिए बड़ा संभव होता था कि हम एजुकेशन लोन लेते थे और पढ़ाई पूरी कर लेते थे और बाद में हमारी नौकरी लगती थी। आवाज आवाज अश्विनी जी, अश्विनी आवाज मिस कर रही है। अश्विनी जी आवाज मिस कर रही है। अश्विनी मिश्रा आवाज गड़बड़ कर रही है। आवाज, शायद कोई फोन आया होगा। आवाज ऑन करो। नहीं आ रही आपकी आवाज, आपकी भी नहीं आ रही। एक बार दोबारा आ जाइए। मनीष जी, इस पूरे घटनाक्रम को आपने देख लिया, अब आपका अपनी राय क्या है एक विश्लेषक के तौर पर जो ये सब हो रहा है? नहीं, इसमें इसमें देखिए, अब बेसिकली कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे अब एक मुकम्मल चुनाव सुधार का जो सवाल है वो बड़ा सवाल है। मतलब जैसे मान लीजिए संसद में पार्टियां बदल जा रही हैं, दल बदल हो जा रहा है, तो अब वो सीमा भी खत्म हो गई कि वो 2/3 वाला। तो ये सवाल खड़ा हो गया कि एक भी विधायक बदलेगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये बहुमत का कोई मतलब नहीं। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जुडिशरी में जो आदमी है वो रिटायर होने के बाद कोई पद नहीं लेगा, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। चुनाव आयुक्त को चयन करने का अधिकार उसमें वो जो प्रधानमंत्री के हाथ में चला गया उसको बदलना पड़ेगा। वो जो आप देखिए कि समानुपातिक जो चुनाव सुधार होता है, समानुपातिक जो चुनाव, उसके तहत ये होता है, उसके तहत ये होता है। आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही, बोलते रहिए। तो समानुपातिक चुनाव ये होता है कि कोई एक भी सीट ना जीते। माने वो भारत एक विविधता भरा देश है, तो मान लीजिए उसमें एक बड़ा हिस्सा है चुनाव लड़ा लेकिन जीता नहीं, लेकिन उसको एक वोट प्रतिशत का एक हिस्सा मिला, तो डायरेक्ट चुनाव वाले भी जाएंगे, और लेकिन जो लोग नहीं भी जीते उनका भी वहां प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव सुधार की बहुत जरूरत है। ईवीएम क्यों रहेगा? बैलेट पत्र क्यों नहीं आएगा? ये सवाल है। चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री कैसे चुनेगा? ये सवाल है। अभी अगर विपक्ष को इस मसले को हल करना है तो राज मशीनरी का, अभी जो संविधान के हिसाब से राज मशीनरी है, उसको अपने कंट्रोल में कर लेना आसान है। ये सवाल बड़ा है। क्या विपक्ष सवाल एक मुकम्मल चुनाव सुधार का जो मसला है, समानुपातिक चुनाव सुधार की बात है कि हर हिस्से का प्रतिनिधित्व वहां संसद में रहना चाहिए। चुनाव आयुक्त को जो है प्रधानमंत्री के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। जुडिशरी के लोगों को रिटायरमेंट के बाद अब कोई पद नहीं मिलना चाहिए। ये जो पद पार्टी बदलते हैं उसमें एक भी बदला या 400 बदला, जो बदलेंगे उन जनता की अदालत में जाना होगा। ये सब सवाल, अब ईवीएम क्यों रहेगा, बैलेट पत्र क्यों नहीं रहेगा? अगर इन सब सवालों को अगर आज के दौर में एड्रेस नहीं किया जाएगा तो हम ठीक है मोदी की आलोचना करते रहे। मोदी तो अभी वास्तविक बात है कि वो जनमत के बल पे नहीं जीत रहे हैं। मोदी ने राज मशीनरी को कंट्रोल कर लिया। वो असल में फासिस्ट राजनीति के सेंटर है।
हिटलर ने संसद को जला दिया, ये संसद को जलाएंगे नहीं, ये संसद रहेगी काम नहीं करेगी, ये अदालत रहेगी काम नहीं करेगी, ये सेना रहेगी लेकिन काम नहीं करेगी, ये पार्टी के लिए काम करेगी, ये चुनाव आयुक्त रहेगा लेकिन ये पार्टी के लिए काम करेगा, ये ईडी सीबीआई रहेगी, चुनाव पार्टी के लिए काम करेगा। तो आपको तो इस प्रश्न को एड्रेस करना होगा ना आज के दौर में। ये बड़ा प्रश्न हो गया और सारे प्रश्न बहुत गौण हो गए। भारत में जो है, अगर हमको डेमोक्रेसी को बचाना है तो 19वीं सदी और प्रबल जी एक छोटा सा सवाल लेंगे, फिर चूंकि समय हो रहा है तो बस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। क्या इस सब के पीछे आपको लगता है कि क्या घटिया सोच रही इस पोस्टर के पीछे? देखिए, ये बीजेपी आईटी सेल आज से नहीं, पिछले 15 सालों से लगातार राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरह के बयानात करवाती रहती है। 2011-12 से राहुल गांधी जी को लगातार जो है अपमानित करने के लिए लगातार काम, और अब जो है उसका लेवल ज्यादा ही है। जब ये फंसते हुए दिख रहे हैं, जब इनके पास सवालों के जवाब नहीं रह जाते हैं, तो इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के पोस्टर बैनर ये लगाने जाते। सबसे बड़ा मुख्य सवाल है राम मंदिर चोरी। राम मंदिर में जो चंदा चोरी है स्वाभाविक था, और उसमें जनता ने इनको जो है धुतकारना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो उससे ये लोग भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें कोशिश कर, तो इन्होंने अटैक किया, राहुल गांधी जी के चरित्र पर हमला किया। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। जो व्यक्ति जो है जनता के हित के लिए लड़ रहा है, जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, चुनाव की जो पारदर्शिता उसको लेकर सवाल उठा रहा है, बहुत सारी बातें कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको कहने मनीष जी लगातार हाथ उठा रहे। नहीं मनीष जी बात पूरी हो जाए फिर जी। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि बेसिकली राजनीतिक रूप से पॉलिटिक्स के लेवल पे मोदी का इरा खत्म हो गया। मैं आपसे बस प्रबल जी से भी ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स के स्तर पे मोदी का इरा खत्म, मतलब हिंदुत्व की राजनीति लगभग ध्वस्त हो गई है, खत्म। मतलब वो राम मंदिर के नाम पे कोई अब वो राजनीति नहीं कर सकते। एक बात, मोदी ब्रांड बिकना बंद हो गया। राष्ट्रवाद के नाम पे ट्रंप ने बहुत चीड़फाड़ कर दी है। वो 56 इंच का सीना 11 इंच का हो गया, 11 इंच का, हमको लग रहा है 5-7 इंच का हो गया। तो इसका मतलब मोदी जी राजनीति के बल पे तो नहीं जीत रहे। तो तब हमारे सामने सेंटर पॉइंट होगा चुनाव सुधार का सवाल, भारतीय लोकतंत्र को और ज्यादा उन्नत करने का सवाल, और उसको अकाउंटेबिलिटी की तरफ ले जाने का सवाल, उसको और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने का सवाल। संविधान ये इजाजत देता है। संविधान को डेवलप करते समय बाबा साहब ने बोला कि ये गिवन सिचुएशन में संविधान है, मतलब इसमें अगर गड़बड़ व्यक्ति आ जाएगा तो वो मनुस्मृति की तरफ ले जाएगा संविधान, और अगर अच्छा व्यक्ति आएगा तो संविधान को वास्तव में और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाएगा, संविधान को और आगे ले जाएगा। तो अभी के दौर में चुनावी लड़ाई में आप नहीं जीत सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी के एक बयान को याद रखिए, इंडिया गठबंधन के बैठक में उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी को अब प्रतिरोध की पार्टी में बदलना होगा। चुनाव के जरिए आप ये आशा मत करिए। प्रतिरोध की पार्टी का उदाहरण भी दिया कि जब उससे पहले कांग्रेस जब थी, शुरुआती कांग्रेस थी, अनुनय विनय की पार्टी थी। गांधी के आने के बाद वो प्रतिरोध की पार्टी में बदल गई और बहुत सारी धाराएं उसमें शामिल हुई। वो एक आजादी के आंदोलन में जो संकट था हमारे सामने, वही संकट हमारे सामने मोदी काल में आ गया। तो इसलिए हमको अब मामला ये है कि डेमोक्रेसी को और बिल्डअप करने, माने आप रक्षात्मक रह के इससे नहीं लड़ सकते हैं। आप और ज्यादा आगे बढ़े हुए आक्रामक सवाल करके ही इस सवाल को हल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चुनाव तक सीमित नहीं है, लोकतंत्र को और आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ ही आप इस राजनीति का मुकाबला कर सकते हैं। जी चलिए, प्रबल जी का, मनीष जी का और अश्विनी मिश्रा का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बातचीत करेंगे 8 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।